सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में वेलकम करता हूं। तो मैं आपको फिजिक्स का एजुकेटर हूं, जो मैं क्लास 4 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। आज है चैप्टर नंबर 4 का 8वां लेक्चर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। मतलब इक्वेचर कुंडली धारा मापी है, हम उसको अमीटर में परिवर्तित कैसे करेंगे। तो देखिए, जस्ट पहले जो इसकी वीडियो अपलोड हुई है उसमें मैंने आपको बताया है, लास्ट सेक्शन में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, मतलब इसके टॉपिक पे डायग्राम वगैरह भी बनाया है। तो आज हम सिर्फ क्या करेंगे, इसके डेरिवेशन को देखेंगे और इसमें जो डायग्राम इन्वॉल्व है उसको देखते हैं, हमारे टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ तैयार हो जाइए आप सब इस डायग्राम को बनाने के लिए। डायग्राम को बनाते हैं, चलिए। एक सीधा सा एक यहाँ पे मान के चलिए कि हमने यहाँ पे एक शंट लगा दिया, एक शंट लगाया जिसका प्रतिरोध S है। यहाँ पे अगर I करंट आ रही है, यहाँ से I करंट तक जाएगी, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर से होकर के मैंने मान लिया IG धारा है। तो यहाँ से कितना जाएगी, I माइनस IG, इधर से भी ऐसे फ्लो करेगा और ऐसे यहाँ से निकल जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए पूरा कैसे अमीटर की तरह व्यवहार करता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। एक ऐसे एक अमीटर की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ लिख लीजिए अमीटर। किस तरीके से करता है, आइए इस बात को समझेंगे। आप भी समझिए इन बातों को और कैसे लेकर के चलते हैं। देखिए आप, देखिए कुछ बातें हम लेके चलेंगे। देखिए इस जो गैल्वेनोमीटर है, इसका प्रतिरोध कितना है, G है। धारा कितनी बह रही है इसमें, IG। ये जो रेसिस्टर है, इसका प्रतिरोध हमने मान लिया कितना है, S है। इस शंट जो है, इसका प्रतिरोध हमने मान लिया कितना है, S है। और शंट से होकर के जो धारा जा रही है वो कितनी है, I माइनस IG है। अब देखिए कुछ बातों को कंसीडर करते हैं, मान के चल रहे हैं, उनको लिखेंगे, फिर आगे डेरिवेशन का काम बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे माना कि परिपथ की धारा I है, यहाँ लिख रहे हैं, माना कि परिपथ की धारा स्मॉल I है। माना कि परिपथ की धारा स्मॉल I है। धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध G तथा शंट का प्रतिरोध, G तथा शंट का प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध कितना हमने लिया है, S। आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस ऑफ S है, सॉरी जो रेजिस्टेंस ऑफ शंट है वो कितना है, S है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे, माना कि धारा IG कुंडली G से तथा धारा I माइनस IG शंट S से होकर गुजर रही है, से होकर गुजर रही है।
बात क्लियर है यहाँ पे? तो इस दौरान क्या हो जाएगा, आप एक चीज देखिए, अगर ये दोनों प्रतिरोध हैं, मतलब इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है और इस शंट का प्रतिरोध S है, तो आप देख रहे हैं आपस में क्या है, समांतर में है। तो इस बात को लिखेंगे चूंकि G तथा S समांतर में है, तब इनका प्रतिरोध समान होगा, तब इनका प्रतिरोध समान होगा। तो कैसे लेंगे, देखिए अगर दोनों का पोटेंशियल जो है सेम है, तो पोटेंशियल उनके नियम से हमने पढ़ा है, कितना होता है, V = IR होता है। कितना होता है, V = IR होता है। तो आप मुझे बताओ R की वैल्यू G है और यहाँ पे धारा कितनी है, IG है, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, IG G = I - IG × S। ये बात क्लियर है नहीं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अब देखिए IG और I के बीच में से रिलेशन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, I × S - IGS। अब देखिए IG को इधर लेकर के आएंगे, IG को कॉमन ले लेते हैं, कितना आ गया, G + S = I। तो यहां से आपका कितना आ गया, IG / I = S / G + S। कितनी बात क्लियर हुई कि पहले बताइए, यहां तक बातें स्पष्ट हुई हैं कि नहीं? इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। ये बात भाई क्लियर है? अब देखिए एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, आप सब पे लिखिए, अर्थात धारा मापी की कुंडली में धारा मापी की कुंडली में कुल धारा का केवल कितना भाग जा रहा है, S/S + G1, मतलब इतना पार्ट ही भाग प्रभावित होगा, ही भाग प्रवाहित होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो करेगा, इतना। तो यहां से हम चलिए निकालते हैं, तो यहां से समीकरण 1 पे रखेंगे, 1 पे रखने से बच्चों कितना हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, इतना आप लोगों ने लिख दिया से, यहां तक हो गया ना, कोई डाउट नहीं है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 से रिप्लेस कर लेना। यहां पे लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, S = IG / I - IG × G। एक लाइन लिखेंगे, यहीं से अपना समाप्त हो जाएगा। देखिए यदि कुंडली की धारा, लिखेंगे एक लाइन, यदि कुंडली से धारा IG के द्वारा, यदि कुंडली से
एक कुंडली से धारा IG के द्वारा, याद रखिए, पूरे पैमाने का विक्षेप हो, पूरे पैमाने का विक्षेप हो, पूरे पैमाने का विक्षेप हो, तो आगे लिखेंगे, तो परिपथ में धारा I होने पर, तो परिपथ में धारा I होने पर, तो परिपथ में धारा I होने पर, याद रखिए आपने, होने पर पूरे पैमाने का विक्षेप होगा। एक मिनट, तो परिपथ में, एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक है। विक्षेप होगा, इसके बाद लिखेंगे, लिखें, अतः स्पष्ट है कि धारामापी के, अतः स्पष्ट है कि धारामापी के समांतर में उपयुक्त, समांतर में उपयुक्त मान का संट लगाने पर, उपयुक्त मान का, इसको लिखते रहेंगे आप लोग, मान का संट लगाने पर, मान का संट लगाने पर धारामापी I एम्पियर, धारामापी I एम्पियर, धारामापी I एम्पियर की परास का अमीटर होगा, अमीटर का I एम्पियर की परास का, की परास का अमीटर होगा। इतनी बात लिख लीजिए, यहीं से आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए नोट में हमने क्या लिखा है कि यदि कुंडली से धारा IG पूरे पैमाने का विक्षेप होगा, अतः यह स्पष्ट है कि धारामापी के समांतर में उपयुक्त मान का संट लगाने पर धारामापी I एम्पियर की धारा का परास, मतलब हम उस एमीटर के थ्रू I एम्पियर की करंट को मेजर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद हम कन्वर्जन सीखेंगे कि वोल्टमीटर में कैसे करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, कैसे हम वोल्टमीटर में करते हैं, इसके बारे में आइए। उसकी एक समझ बनाएंगे। आप यहां पे लिख देंगे, इस बार हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टमीटर, ठीक, हिंदी में लिखना चाहे लिख देंगे आपने धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण,
धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। देखिए कैसे करते हैं इसका रूपांतरण का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर है वो किस क्या कार्य करेगी, सबसे पहले परिपथ में धारा की उपस्थिति को ज्ञात करती है। अब इसको हम दो तरीके से और कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी धारामापी को हम एक अमीटर में भी बना सकते हैं और एक वोल्टमीटर में। अमीटर आपने देख लिया, अब देखिए वोल्टमीटर में कैसे करेंगे इसके बारे में एक समझ बनाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं कि आखिर वोल्टमीटर का कार्य क्या है। वोल्टमीटर का सिंपली ये समझिए कि कोई चालक है, उसके दोनों सिरों पर अगर हमें पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, विभव मतलब विभवांतर को ज्ञात करना है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। तो देखिए कैसे करते हैं, लिखेंगे वोल्टमीटर वह यंत्र है जो, लिखेंगे यहाँ पे, आप सब लोग लिखते हुए चलिए इसको, वोल्टमीटर। पेपर में एक चीज पूछा जाता है तो प्लीज इसको लिखें आप लोग, वोल्टमीटर वह यंत्र है वोल्टमीटर वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को सीधे वोल्ट में नापते हैं, के बीच विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं। ये बात समझ में आ गई है, विभवांतर को वोल्ट में नापने का कार्य करते हैं। अब इसको देखेंगे किस तरीके से, इसके लिए हम एक डायग्राम पहले बनाएंगे, उसके बाद एक समझ डेवलप करते हैं इसके लिए भी। एक बात आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे नोट में, नोट के इसी का आगे लिखना चाहे लिख लीजिए कि आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट होती है इसकी रेजिस्टेंस, अनंत होता है। एचईएमसीक्यू में भी हमसे पूछ लिया जाता है तो वैकल्पिक प्रश्नों में कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है, तो जाने रहिए इनफाइनाइट होता है। वही अगर पूछते हैं आपसे कि आइडियल अमीटर का प्रतिरोध कितना है, तो 0 होता है। ठीक, अब एक डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं इसको। चलिए बच्चों एक डायग्राम बनाते हैं पहले, जैसे इसके लिए बनाया था, कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो तैयार होंगे आप सभी, डायग्राम बनाते हुए चलिए। इसमें धारा आई आपकी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर IG धारा है, यहाँ पर कितनी धारा है, IG है। ये दो पॉइंट आप ले लीजिए, A है और B है, और इनके बीच की जो पोटेंशियल वो कितना है, B है, करेक्ट।
आर इसका रेजिस्टेंस है, और हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करती है। ये पूरा सिस्टम जो है एक वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करेगा, कैसे इसके बारे में देखते हैं। किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक वोल्टामीटर की तरह। वोल्टमीटर की तरह कैसे व्यवहार करता है इसके बारे में आइए समझते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, माना कि धारा मापी की, लिखते हैं माना की धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध G है, कुंडली का प्रतिरोध कितना है भाई? G है, तथा इसके श्रेणी क्रम में इसकी श्रेणी क्रम में तथा इसके श्रेणी क्रम में यहां तक लिखिए, जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध R है, जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध कितना है? R है। यहां तक क्लियर है? उच्च प्रतिरोध R है। माना कि इसे परिपथ के परिपथ के दो बिंदुओं A व B, दो बिंदुओं A व B के बीच जोड़ने पर इसमें धारा IG प्रवाहित होती है, इसमें धारा IG प्रवाहित होती है, इसमें धारा कितनी फ्लो कर रही है? IG धारा फ्लो कर रही है। यदि A व B के बीच विभवांतर कितना हो? V हो, तब यदि A व B के बीच विभवांतर कितना हो? V हो, तो बच्चों V इज इक्वल कितना होता है? IR होता है। करंट आपकी कितनी बह रही है? I, और पोटेंशियल इसके प्रतिरोध कितना है? G है, और इसका R है, और दोनों आपस में श्रेणी में है। तो कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R हो गया। IG इज इक्वल V इज इक्वल टू V प्लस R हो गया। तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर G आपको पता करते हैं कितना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू IgG प्लस IgR। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो
इस तरीके से लिखेंगे, मैं अगर आपसे R पूछूं, R बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे B अपॉन IG माइनस G हो जाएगा। R इक्वल कितना हो जाएगा, B अपॉन IG माइनस G हो गया। यहाँ क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं है? इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लिख लो, उसके बाद एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा टॉपिक। इतना आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्रॉपर वे में। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलिए अब इसके बाद हम आगे एक लाइन लिखेंगे, फिर ये टॉपिक समाप्त होगा, फिर देखते हैं कुछ अगर छूटा होगा उसको बताएंगे। एक बात यहाँ पे लिखेंगे, यदि कुंडली में धारा IG के द्वारा, यदि कुंडली में धारा IG के द्वारा, यदि कुंडली में धारा IG के द्वारा पूरे पैमाने का विक्षेप हो, तो पूरे पैमाने का विक्षेप हो, तो अगर हम पूरे पैमाने पर विक्षेप हो तो A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच A व B के बीच विभवांतर V होने पर पूरे पैमाने का, V होने पर पूरे पैमाने का विक्षेप होगा, पूरे पैमाने का विक्षेप होगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि, इसी के बाद आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? धारा मापी के श्रेणी क्रम में धारा मापी के श्रेणी क्रम में, धारा मापी के किस क्रम में? श्रेणी क्रम में उपरोक्त मान का प्रतिरोध, उपरोक्त मान का प्रतिरोध, उपरोक्त मान का प्रतिरोध, मान का प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी, जोड़ने पर धारा मापी V वोल्ट की परास का V वोल्ट की परास का बन जाएगा।
फॉस्फोरस का बन जाएगा। ठीक है भाई, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसका फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं कोई टॉपिक हो तो, नहीं तो न्यूमेरिकल पे आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग आज न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करते हैं, और आने वाली 2-3 वीडियो जो होगी न्यूमेरिकल की होगी आपकी। तो भाई इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे अच्छे से। चलिए, तो देखिए बच्चों, आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है चैप्टर नंबर 4 का। अब हम चर्चा करेंगे, आज का समय जो भी बचा हुआ उसको न्यूमेरिकल बताते हैं, और आने वाली जो 2-3 वीडियो है उसमें हम अच्छे से सारे के सारे न्यूमेरिकल को हैंडल कर लेंगे। सारे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और आप लोग कैसे क्या पढ़ाई कर रहे हैं इसके बारे में भाई मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जब भी वीडियो देखिए तो वीडियो देखते समय आपके पास कॉपी, नोटबुक और आपके पेन ये सब होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप आराम से बेड पे लेटे हो, तकिया लगा के और वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप मूवी देखते हैं उस तरीके से आप प्लीज ना करें। सॉन्ग नहीं सुन रहे हैं आप एक एजुकेशन पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना है। तो कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप चाहे टेबल पे बैठ के, चेयर पे अच्छे से बैठ के, या चौकी पे बैठिए, या जमीन पे चटाई लेकर के, मतलब किसी भी पोस्चर में हो आप, इट्स दैट्स नॉट मैटर, बट आपके लिए जरूरी है कि जब भी पढ़िए तो आप एक अच्छे मूड के साथ पढ़ो। सिर्फ ऐसा ना हो कि नहीं हमें फॉर्मेलिटी करनी है, नहीं पढ़ाई करना है, तो ऐसे करने से कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही होता है कि बच्चे चीजों को अच्छे से अब्सॉर्ब करने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग जब भी पढ़िए पूरे विचार के साथ पढ़िए। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक में जितनी भी बातें हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो चाहे आपके थ्योरी से रिलेटेड हो, डेफिनेशन से रिलेटेड हो, कोई भी बातें हो, डेरिवेशन में कुछ भी कराओ, न्यूमेरिकल कराओ, आप एक एक बात को लिखिए। जैसे आप एक ऑफलाइन क्लासेस में बैठते थे, चीजों को सीखते थे, बिल्कुल वैसा ही करना है यहाँ पे। जस्ट आपको एक इमेजिन करनी है कि ये एक वर्चुअल क्लास है, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो दैट विल बी एक वर्चुअल क्लास। ओके, तो अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपका एग्जाम भी देखिए करीब में आ रहा है, और आई होप एग्जाम जो है आपका मार्च में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी कंडक्ट होगा। तो कुल मिला जुला के गिने चुने महीने हैं, तो आप उसमें अच्छे से तैयारी करिए, अपने आप को खुद को डाइवर्ट ना करें। आप बिल्कुल भी सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को पढ़ाई करिए। वीडियो में अगर कोई भी बात आपको लग रहा है कि नहीं कुछ सजेशन देना चाहिए, तो आप जरूर उसको कमेंट करें, उसको लाइक करिए, शेयर भी करें, ताकि और लोग तक हम भी उससे मोटिवेट हो सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए आपसे यहाँ पे कुछ लिया नहीं जा रहा है, आपके लिए फ्री वीडियो कंप्लीट सिलेबस के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब चैनल पे, और पूरी जैसे आप एक शहरों में जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो इस रूरल एरिया में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी आप अपने आप को ऐसे नहीं लेके चलेंगे नहीं है हम लोग किसी रूरल एरिया से हैं, बिल्कुल ये जो सुविधाएं आपको मिल रही है, फैसिलिटीज जो मिल रही है, जो फैकल्टी है, कहीं ना कहीं वो एक शहर से ही बिलोंग कर रही है। ठीक है, चीजें आपको शहर जैसी ही मिल रही है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, और अब मार्केट में हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपका सैंपल पेपर वगैरह आ जाए, तो आप उसे भी लगाना शुरू कर दीजिए, जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी मान लीजिए जिन्होंने ले लिया भी हो, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप ऐसे कभी नहीं लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे
मतलब 2019 या 18 के पहले का मत लगाना, क्योंकि उसके पहले जो सिलेबस था वो कहीं ना कहीं डिफरेंट था। तो अगर आप लोग लगाना भी चाहते हो तो सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम का आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करना है तो आप लोग इस तरीके से करो, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है अब वो जस्ट लाइक अ सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आपके यहाँ एनसीईआरटी चल रही है, इसके पहले अदर सिलेबस था, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर मत लगाना, कोई मतलब का नहीं होगा आपके लिए। जरूरी है अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो उसके लिए सीबीएसई बोर्ड का हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड में भी होता है हिंदी मीडियम, तो सीबीएसई बोर्ड का हिंदी मीडियम का आप फिजिक्स लगाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदा करेगा, और उसको लगा लोगे तो ये सब बोर्ड में फुल मार्क्स ही आ जाएगा आराम से, कोई दो राय नहीं है। तो तैयारी बिल्कुल करना है। तो चलिए बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ डिस्कस करते हैं, प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद उत्तर देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन से तैयार शुरू करते हैं। तो तैयार हो जाइए आप सब पूरे मूड के साथ, देखते हैं। तो लिखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देखेंगे। आने वाले 2-3 वीडियो यही होगा, हम लोग आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तार की एक वृत्ताकार कुंडली, लिखेंगे तार की एक वृत्ताकार कुंडली, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, में 100 फेरे हैं, 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तथा इसमें 0.4 एम्पियर तथा इसमें 0.8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 0.8 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपके पास एक तार है, और तार कैसा है? वृत्ताकार कुंडली के रूप में है, उसमें फेरों की संख्या कितनी है? 100 है, और प्रत्येक फेरे में जो धारा बह रही है, प्रत्येक फेरे की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, और करंट कितना बह रहा है? 0.8 एम्पियर की करंट है। तो हमें पता करना है कि जो हमारा वृत्तीय कुंडली है, यही मान के इसके केंद्र में आपको त्रिज्या कितना दिया गया? 8 सेंटीमीटर, और जो करंट फ्लो कर रही है वो कितना है? I बराबर 0.8 एम्पियर, और N बराबर यहाँ पे कितना दिया गया? 100। ठीक है, इसका केंद्र मानते हैं O है। कितना है? O। इस O पर हमें क्या निकालना है? इस O पर हमें पता करना है B का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं, मैंने आपको डिराइव करवाया था, तो आपको याद हो तो बोलिए फॉर्मूला क्या था? तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में हल, इसका सॉल्यूशन देते हैं कि हम जानते हैं, ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी सारी। हम जानते हैं कि
B बराबर कितना होता है, यह आपके फेरों की संख्या हो गई म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई होता है, ये सॉरी 2 पाई नहीं 2a होता है, ये त्रिज्या हो जाती है ना, 2a होता है। यहां तक क्लियर है, या हम इसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं, चलिए यहां तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और अच्छे से यदि लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a 2 पाई। अब सही है, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, ठीक। चलिए देखते हैं आप और चीजों को एक समझ बनाते हैं। यहाँ पे b बराबर n का मान कितना है 100, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 10 टू द पावर माइनस 7, I मूल्य कितना है 0.8 है, 0.8 एम्पियर, और त्रिज्या कितनी है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 2 into पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ये भी इससे कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जरा अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि 2 पाई इसके केंद्र पर हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे b is equal to 6.28 into 10 to the power, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस 4 टेस्ला। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लेते हैं हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए एनसीईआरटी के अगले प्रश्न पे हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद देखिए एक लंबे सीधे तार में एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर, तार से 20 सेंटीमीटर, तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? तो इसलिए इसको कर सकते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, B = μ0 I/2
2 पाई r होता है। तो इसको हम लिखना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और करंट कितना है I 35 एम्पियर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा भैया 2 पाई इंटू त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर पूरे 10 के घात के माइनस -2 ले लिया तो p का मान कितना आ जाएगा 3.5 into 10 to the power -5 प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इसका स्क्रीनशॉट का बढ़ जाएगा, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको इरेज करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बता दे उसके बाद कल मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरीके से देख लो, थोड़ा सा एक चीज बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है जिसकी त्रिज्या कितनी है, सेंटर ए है, इसमें धारा कितनी बह रही है I, और इसके केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, एक ट्रिक है याद करने का, ट्रिक आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। ट्रिक कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। अब एक चीज बताओ मुझे, कोई अगर वृत्त है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनेगा ना। एक पूरे वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, केंद्र पर 360 डिग्री, तो 360 मतलब 2 पाई होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, इसको याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। सेकंड चीज, एक चीज देख लो, अगर कोई मान लीजिए फिर कुंडली हो, अर्ध कुंडली होगा, इस तरीके से हो, अब इसकी त्रिज्या कितनी है a हो और इसमें करंट I बह रहा हो, फिर आपको इसके केंद्र पर अगर मान लो B का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन, आप बताइए अगर एक कोण वृत्त में 360 डिग्री का है तो अर्ध वृत्त में कितना बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा इसके केंद्र में। यहाँ देखिए थीटा बराबर कितना रहेगा पाई, और यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 2 पाई। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। कुल मिला जुला के आप यहाँ थीटा लिखिए, ठीक है। यहाँ मान लो इसका भी आधा कर दें, इस टाइप का बना है, अब इसके केंद्र पर आपको अगर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए आधा है, पाई बाई 2 मान लीजिए, ठीक है ना, पेज का कोड है।
तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं क्या, पाई बाई 2। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी थीटा होगा आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इसको बच्चों लिख लो, और आज की वीडियो में यहीं पे रख रहा हूँ, फिर कल मिलेंगे। कल हम न्यूमेरिकल के साथ और भी आएंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।